नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम CBSE सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस का जो पार्ट शारीरिक रूप से अक्षम के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दिव्यांग, इस पाठ के बारे में प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं, जिससे इन प्रश्नोत्तरों द्वारा ये पूरा पाठ आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए और पाठ से रिलेटेड एक एक प्रश्न आप अच्छे से समझ जाएं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इस पाठ से संबंधित एक एक प्रश्न का उत्तर समझिए। पहला प्रश्न है, विकार का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, कोई भी रुकावट अथवा विघटन जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी दैनिक क्रियाओं को करने में कठिनाई आती है अथवा दैनिक क्रियाओं को नहीं कर पाता, विकार कहलाता है। तो जब हम प्रतिदिन के अपने कामों को करने में अगर अपनी किसी शारीरिक कमी के कारण रुकावट महसूस करते हैं तो उसे ही विकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक अक्षमता से क्या तात्पर्य है? तो शारीरिक अक्षमता या विकलांगता का तात्पर्य या अर्थ है व्यक्ति की बैठने, उठने, चलने, कूदने, किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाई का होना। अर्थात ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति कहा जाता है, जो अपनी सारी शारीरिक क्रियाओं को सही से नहीं कर पाता है। प्रश्न 3 है, बौद्धिक अक्षमता के किसी एक कारण के विषय में बताइए। तो अनुवांशिक गड़बड़ी, माता पिता से प्राप्त असामान्य जीन या अन्य विकारों की त्रुटि के कारण होती है। यदि जीन में गड़बड़ी गर्भावस्था काल में हुई है तो इसका बच्चे के विकास में गर्भावस्था काल से ही असर पड़ता है। डाउन सिंड्रोम, फैग्रेइल एक्स जैसे बौद्धिक विकलांगता अनुवांशिक गड़बड़ियों के कारण ही होती हैं। तो बौद्धिक अक्षमता बच्चों, जब बच्चे को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो, वो किसी बात को ठीक से समझ नहीं पाए, अपने काम को समझ के कर ना पाए, पढ़ लिख ना पाए, सही से बोल ना पाए, ये सब जो सीखने की कलाएं हैं उसमें अगर उसकी अक्षमता है तो उसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, जो बुद्धि से, हमारे दिमाग से संबंधित होती हैं। प्रश्न 4 है, विभिन्न प्रकार की अक्षमता किन कारणों से होती है? तो विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती हैं। पहला है अनुवांशिक कारण, दूसरा है आयोडीन की कमी, तीसरा है तेजी से बदलते पर्यावरण, चौथा प्रदूषण और मिलावट के कारण, पांचवा आधुनिक जीवन शैली, छठा खान पान की बदलती आदतें, मोटापा, शारीरिक श्रम का अभाव, प्रसव के समय हुई किसी प्रकार की समस्या के कारण तथा गर्भवती महिला द्वारा ड्रग, तंबाकू, शराब या धूम्रपान का सेवन करने से बच्चे में इस तरह की कमियां पाई जाती हैं। अब आपको विकारों के प्रकार बताने हैं। प्रश्न है, विकारों के प्रकार बताइए। तो इस तरह से आप बच्चों विकारों के प्रकार बताएंगे। ए है ADHD, B SPD, C ASD, D OCD, E ODD। अगर आपसे ये 2 नंबर का ही प्रश्न होता है, बस प्रकार बताने हैं, तो आप इस तरह से इनके नाम लिख देंगे। प्रश्न 6 है, बोलने में कठिनाई वालों के लिए कैसा शिष्टाचार अपनाना चाहिए? तो जो व्यक्ति बोल नहीं सकते उनके साथ निम्न शिष्टाचार अपनाना चाहिए। आराम से ऐसे व्यक्ति की बातें सुने, होठों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन पर खींचना नहीं चाहिए। इससे उनकी मानसिक दशा और ज़्यादा प्रभावित होती है और जो भी कमी उनमें होती है वो कमी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्षमता की अवधारणा को स्पष्ट करें। अक्षमता अर्थात क्षमता की कमी। अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित है, जो व्यक्ति की क्रियाशीलता या कार्य करने की क्षमता को बाधित करती है। तो क्या अवधारणा है अक्षमता की? जो हमारी किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में बाधा उत्पन्न करे, वो अक्षमता की अवधारणा है। विकार की अवधारणा को समझाइए। विकार को किसी व्यक्ति के सामान्य काम काज को न कर पाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकार एक रोग है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विकार व्यक्ति के प्रदर्शन व उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता को बाधित करता है।
प्रश्न 9 है, बौद्धिक अक्षमता के कारण बताइए। तो बच्चों ये 6 कारण आपको दिए हैं। अनुवांशिक कारण जो परिवार में पहले से चलते आ रहे हैं, वंश से हमें मिल रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान समस्या, जन्म के समय समस्या, जन्म के बाद समस्या, गरीबी या पोषण की कमी। अक्षमता की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो अक्षमता अर्थात क्षमता की कमी। अक्षमता किसी भी व्यक्ति को कई तरह से प्रभावित करती है। बहुत से लोगों को अक्षमता उनके जन्म से मिलती है या जीवन काल में किसी दुर्घटना के कारण हो सकती है। सामान्य तौर पर अक्षमता 3 प्रकार की होती है। पहली संज्ञानात्मक क्षमता, दूसरी बौद्धिक क्षमता, तीसरी शारीरिक अक्षमता। संज्ञानात्मक मतलब किसी बात का ज्ञान ही ना होना। बौद्धिक बुद्धि की कमी, शारीरिक रूप से कोई विकलांगता या कमी होनी। तो व्यक्ति 3 प्रकार से अक्षम हो सकता है, उसमें तीनों में से किसी भी प्रकार की अक्षमता हो सकती है। अब 3 नंबर वाले प्रश्न है बच्चों, किन्हीं 2 प्रकार के विकारों के कारण लिखिए। प्रतिरोधक विद्रोही विकार के कारण। हालांकि ओडीडी होने के मूल कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। यह माना जाता है कि कई प्रकार के कारकों को जोड़, जैसे जैविक तथा अनुवांशिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। एडीएचडी है, इसमें विकार से व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है और इसके कारण है अनुवांशिक या समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना। दूसरा है एडीएचडी के कारण व लक्षण बताइए। तो एडीएचडी के बच्चों में क्या सिम्टम होते हैं? वे अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाते, वे अक्सर अपने दैनिक कार्यों को भूल जाते हैं, दिन में सपने देखते हैं, एक जगह बैठकर काम करना पसंद नहीं करते, आसानी से विचलित हो जाते हैं, खेल कूद में कमज़ोर होते हैं, आराम नहीं करते, घूमते रहते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे किसी पर ध्यान नहीं देते और लापरवाही से काम करते हैं। ये सब बच्चों किसके हैं? एडीएचडी के लक्षण हैं। अब इसके कारण क्या हैं? एक तो अनुवांशिक कारण है कि यदि माता पिता में से कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो संतान में भी ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है समय से पहले यदि बच्चे का जन्म हो जाए और उसका तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित ना हो तो भी इस बीमारी की संभावना होती है। तीसरा, अगर मस्तिष्क की, दिमाग की कार्य क्षमता और बनावट में कोई कमी होती है तो भी एडीएचडी की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। विकारों के कारणों का वर्णन कीजिए। विकार निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं। पहला है अवसाद या डिप्रेशन। ऐसी मानसिक स्थिति जो उदासी, रुचि का अभाव, प्रसन्नता का अभाव, कम भूख लगना, वजन कम होना, अयोग्यता, निराशा व अपने व दूसरों के प्रति नकारात्मक विचारधाराओं के लक्षणों को दर्शाती है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे भाव 2 सप्ताह तक रहें तो उसे अवसादग्रस्त कहा जा सकता है, जिसका अतिशीघ्र उपचार कराना जरूरी है। दूसरा है मनोदेहिक और देहिक रूप विकार। मनोदेहिक विकार ये वे विकार हैं जिनके लक्षण शारीरिक हैं परंतु इनके जैविक कारण सामने नहीं आते। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति पेट दर्द की शिकायत कर रहा है परंतु वास्तव में उसके पेट की हर प्रकार की जांच के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं निकलती, तो उसको क्या है? साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम है। दूसरा है विघटनशील स्मृति लोप। यह विघटनशील विकार का एक वर्ग है जिसमें व्यक्ति आमतौर पर किसी तनावपूर्ण घटना के बाद महत्वपूर्ण सूचनाओं को याद करने में असमर्थ हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने नए अस्तित्व को महसूस करता है। नेक्स्ट है विघटनशील पहचान विकार। यह विघटनशील विकार का दूसरा वर्ग है जिसमें व्यक्ति में अचानक बदलाव आ जाता है या वह अपने को विचित्र महसूस करता है। इस विकार में सबसे गंभीर स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्तित्व मनोविकार व विघटन अस्तित्व मनोविकार से ग्रस्त हो जाते हैं। विकार का 5वां है कारण अनुवांशिक। जो परिवार के किसी सदस्य अगर मनोरोग से पीड़ित हो तो उसके परिवार में पैदा होने वाली भावी संतान भी अनुवांशिक उसी रोग से पीड़ित हो सकती है। और छठा है शारीरिक गठन। दुबले पतले व्यक्ति, शारीरिक गठन वाले व्यक्ति में विखंडित मानसिक तनाव, व्यक्तित्व रोग होने की संभावना अधिक पाई जाती है। तो यहाँ 6 कारण विकार के कारण आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखने में कठिनाई अनुभव होने वाले लोगों के लिए कैसा शिष्टाचार होना चाहिए। शिष्टाचार का मतलब हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जिन्हें देखने में कठिनाई है
ऐसे व्यक्तियों के वो क्या करते हैं, छूकर या सूंघकर ही चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। तो जब भी कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ पाएँ तो आप उन्हें अपनी उपस्थिति महसूस करवाएं, अपना परिचय दें और उन्हें बताएं कि आप किससे बात कर रही हैं। उनका हाथ पकड़ें, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं और किसी भी बात में देखो इस तरह के शब्द प्रयोग ना करें। जो लोग पालतू जानवरों का प्रयोग करते हों तो ऐसे लोगों से मिलवाते वक्त ध्यान रहे, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता और वो पालतू जानवर जो है उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है, सुनने में कठिनाई अनुभव करने वालों के साथ कैसा शिष्टाचार होना चाहिए। तो जो लोग सुन नहीं सकते, जब ऐसे लोगों से मिलें तो क्या करें, हाथ जोड़कर नमस्ते करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जो सहयोगी तकनीक का उपयोग करते हैं उनका सहयोग करें। एक समय में एक विषय पर ही ध्यान केंद्रित करें। जिस भी सुनने की डिवाइस का, तकनीक का वो प्रयोग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उससे उन्हें स्पष्ट ही सुनाई दे, वो सिर्फ उनकी सहायता के लिए है। तो आप ये बात कभी भी मत भूलें। व्यक्ति को बुलाने के लिए आप उसके हाथ को हिलाएं, उसकी पीठ और कंधों को थपथपाएं और कई बार अगर उसे बात समझ में ना आए तो आप बात लिखकर उसे समझाएं या इशारे से उसे समझाएं। फिर व्हील चेयर उपयोगकर्ता के लिए कैसा शिष्टाचार होना चाहिए। तो जो लोग चल फिर नहीं सकते वो किसका प्रयोग करते हैं, व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। तो उनकी व्हील चेयर को आप बिना पूछे ना छुएं, ना हिलाएं डुलाएं। बातचीत करते समय थोड़ा उनके स्तर पर झुककर बात करें, क्योंकि वो व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। व्हील चेयर वालों के लिए रास्ता साफ कर दें, रास्ते की कठिनाइयाँ उन्हें समझाएं। जब उनका स्थान परिवर्तन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं तो उनकी जो भी सहायता हो वो अवश्य करें और उनकी व्हील चेयर के ऊपर बिल्कुल कभी मत झुकें, उनके ऊपर गिरने का प्रयास ना करें। उनके पास जाकर आप अपनी बात को स्पष्ट करें। अब बेटा लॉन्ग आंसर वाले 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, वही प्रश्न है लेकिन यहाँ उनको आपको डिटेल में लिखना है। अक्षमता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो अक्षमता क्या है, किसी भी क्षमता की कमी होनी। अक्षमता किसी तरह की भी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक, संवेदी, किसी प्रकार की समस्या से भी। और इसके कारण क्या है, या वो जन्मजात है या बाद में किसी दुर्घटना के कारण उसमें वो शारीरिक कमी आ गई है। तो ऐसे लोगों के साथ हमें बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, हर काम में उनका सहयोग करना चाहिए, उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर क्षेत्र में वो लोग काम कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उनमें आत्मविश्वास जगाना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा है, विकार की अवधारणा को समझाइए। तो विकार क्या है, विकार को किसी व्यक्ति के सामान्य कामकाज को ना कर पाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकार एक रोग है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और अगर सही समय पर इसकी पहचान ना की जाए तो ये आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकता है और विकलांगता में भी बदल सकता है। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में हमें कुछ भी असामान्य लगता है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उस व्यक्ति की जांच करवानी चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो विकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर वो एक समस्या बन जाता है और लाइलाज बीमारी बन जाता है। बौद्धिक अक्षमता के कारण बताइए। तो बौद्धिक अक्षमता के कारण आपको ने पहले शॉर्ट में देखे थे, अब यहाँ डिटेल में है। पहला है जेनेटिक रीज़न, कि परिवार में अगर माता पिता या किसी और को ये सब प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी हो सकती हैं। दूसरा है गर्भावस्था के दौरान समस्या, कि प्रेगनेंसी में अगर माँ ने अल्कोहल का या ड्रग्स का बहुत उपयोग किया है तो बच्चे में बौद्धिक अक्षमता आ सकती है। या माँ ने बिल्कुल ही ठीक से कुछ भोजन नहीं खाया, या माँ किसी बीमारी से ग्रस्त है और उसने उसका इलाज करवाया है, दवाइयाँ खाई हैं, तो भी बच्चे में बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। तीसरा है जन्म के समय समस्याएं। तो बर्थ टाइम पर अगर डिलीवरी नॉर्मल नहीं है या बच्चे का वजन बहुत कम है या उस समय बच्चे में किसी तरह की ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो ये सब समस्याएं भी बच्चे में बौद्धिक अक्षमता पैदा कर सकती हैं। फिर जन्म के बाद की समस्या, कि पैदा होते ही बच्चे को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, जैसे मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, खसरा है, इबोबी रोग है, चिकन पॉक्स हो गया, काली खांसी हो गई, या और पर्यावरण से उसे कुछ विषाक्त पदार्थ जिसने उसके मस्तिष्क पर या तंत्रिका तंत्र पर प्रहार कर दिया, तो इससे भी बच्चे में बौद्धिक अक्षमता आ सकती है।
फिर है गरीबी और सांस्कृतिक का भाव कि अगर गरीबी के कारण बच्चा कुपोषण का, बीमारियों का शिकार हो गया है तो भी उसमें बौद्धिक अक्षमता आ सकती है। अक्षमता की प्रकृति का वर्णन कीजिए। अक्षमता की परिभाषा क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति बौद्धिक या शारीरिक रूप से किसी भी कार्य को करने में अक्षम हो तो उसे हम अक्षमता कहते हैं। और ये अवधारणा क्या है, जो बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति है वो भी क्या करता है, सामान्य जीवन बिताना चाहता है, लेकिन समाज में उसे तिरस्कार मिलता है, दया भाव मिलता है और समाज में ऐसे व्यक्तियों को अभिशाप भी माना जाता है। तो ये सब अवधारणाएं उनके प्रति रखना बहुत गलत है। अगर उनके पास शरीर में कुछ समस्या है तो सामाजिक दायरे में वे भी रहना चाहते हैं, वे भी अपने मित्र बनाना चाहते हैं, वे भी आत्मसम्मान से जीवन जीना चाहते हैं। तो समाज के लोगों को आजकल तो सरकार के द्वारा भी बहुत जागरूकता दी गई है, तो समाज में ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना चाहिए, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए सहायता करनी चाहिए, शिक्षा के अवसर उन्हें देने चाहिए, इस तरह के खेल उन्हें खिलाने चाहिए कि उनके अंदर जो भी प्रतिभा है वो निखर कर सामने आए। नेक्स्ट है ASD क्या है, इसके कारण और लक्षण बताइए। तो ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। सामाजिक संपर्क करने में ऐसे बच्चों को कठिनाई होती है, उठने बैठने में हिचक होती है और ये समस्या बचपन से ही शुरू हो जाती है और जीवन के अंत तक रहती है। इस बीमारी के कई रूप हैं, अलग अलग बच्चों में इसके अलग अलग जो लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अगर टाइम रहते ही इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो इसके लक्षणों का उपचार किया जा सकता है। यह एक तंत्रिका तंत्र और विकास से संबंधित विकार है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति किसी भी काम, वाक्य या शब्द को बार बार दोहराते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक वस्तु को बार बार छूना या किसी एक वाक्य को बार बार बोलना, इस तरह की समस्याएं इन्हें होती हैं। साथ ही इसके लक्षण क्या है, बातचीत करने में समस्या, आंखें मिलाने में समस्या, सामाजिक क्रियाओं में भाग ना लेना, किसी वस्तु को बार बार छूना, किसी बोलने से संबंधित समस्या या आवाज़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना, सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई, दोस्त ना बनाना, अपनी खुशी जाहिर ना करना, माता पिता से गले लगना भी इन्हें पसंद नहीं होता है और इसके कारण आनुवांशिक भी हो सकते हैं, वातावरण संबंधित भी हो सकते हैं। बच्चों को जो टीके लगते हैं अगर वो सही से नहीं लगे या बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिला, बचपन में उसे दवाइयों का ज़्यादा सेवन करवाया गया या परिवार का माहौल बहुत लड़ाई झगड़े वाला है या स्कूल में दोस्तों और अध्यापकों का सहयोग नहीं मिलता तो बच्चा इस बीमारी का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है SPD पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो ये भी एक डिसऑर्डर है जो संवेदी प्रसंस्करण विकार कहलाता है। इसमें मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है। जो हम जानकारी अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो वातावरण के लिए, चीज़ों के लिए बड़े ही संवेदनशील होते हैं। चलने फिरने में जो सामान्य सी प्रतीत होने वाली आवाज़ें हैं वो उन्हें बहुत ही भारी लगती हैं, उन्हें दर्दनाक लगती हैं। जैसे जरा सी भी खिड़की की तेज़ आवाज़ आई तो वो डर कर टेबल के नीचे छुप जाते हैं। इसके शारीरिक लक्षण क्या है, नींद ना आना, शरीर के किसी हिस्से में अत्यधिक कंपन होना, मांसपेशियों की वृद्धि में धीमापन, खराब आसन, खराब संतुलन, मांसपेशीय नियंत्रण बाधित होना। और मानसिक लक्षण है हर समय चिंतित रहना, भीड़ से डरना, अवसादग्रस्त रहना, आक्रामकता, समाज से दूर रहना, अचानक छूने से डर जाना। तो ये सब किसके बच्चों लक्षण हैं, SPD के लक्षण हैं। और व्यवहारिक लक्षण भी हैं इसके कुछ, आवाज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता, रचनात्मक खेलों में शामिल ना होना, परेशान होने के बाद शांत होने में मुश्किल आना, सुगंध के प्रति संवेदनशील होना। कारण भी बताए गए हैं, आनुवांशिक कारण हैं, जन्म से कम वजन, पर्यावरणीय कारक है, मस्तिष्क का विकास कम होना, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, भोजन के तत्वों से एलर्जी, मादक पदार्थों का सेवन। अब अगला जो विकार है वो है ODD। तो ODD क्या है, ODD प्रतिरोधक विद्रोही विकार है। ये वे विकार होते हैं जिसमें बच्चे मर्मस्पर्शी, क्रोधी और विवादी व्यवहार व नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं। थिंकिंग कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यह एक मानसिक व विघटनकारी विकार है जो अक्सर किशोरावस्था में देखा जाता है।
लक्षण क्या है? बच्चे ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, हर बात में बहस करते हैं, नियम और आदेश नहीं मानते और अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपते हैं। कारण क्या है? जन्म से या तो बच्चे के अंदर ये सब समस्याएं हैं, पर्यावरण के कारण हैं, तंत्र संबंधी कोई परेशानी है, परिवार का या समाज का माहौल ठीक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है। उपचार इसके क्या है? डॉक्टर से सलाह लें, मनोवैज्ञानिक से सलाह लें, बच्चे की काउंसलिंग कराएं, उसके व्यवहार में सुधार का प्रयास करें और उसकी आक्रामकता का कारण जानें। प्रश्न 8 है, अक्षमता शिष्टाचार क्या है, वर्णन कीजिए। तो किसी अक्षम व्यक्ति के साथ हमें किस तरह का व्यवहार, सामान्य व्यवहार करना है, इसे ही अक्षमता शिष्टाचार कहते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति आँखों से उसे दिखाई नहीं देता या ठीक से चल नहीं पाता या व्हील चेयर पर बैठा है या सुन नहीं पाता या बोल नहीं पाता, तो उसके साथ हमें किस तरह से सामान्य व्यवहार करना है, इसे ही अक्षमता शिष्टाचार कहते हैं। तो जो बोल नहीं सकते उनके साथ हमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो देख नहीं सकते उनका हाथ पकड़कर उनके कार्य करवाने चाहिए, अपनी पहचान खुद आगे बढ़कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति व्हील चेयर पर है उसे धक्का बिल्कुल ना दें, आराम से उसकी व्हील चेयर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले आएं। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बोलने में कठिनाई उसको आ रही है तो धैर्यपूर्वक उसकी बात सुने, उसका मजाक ना उड़ाएं और ना ही उसके ऊपर गुस्सा करें। ये सब व्यवहार जो हैं हमें विकलांग लोगों के साथ करने चाहिए और इसे ही हम अक्षमता शिष्टाचार कहते हैं। अब बच्चों, कुछ प्रश्न मौखिक भी हैं जिनके उत्तर आपसे 1 नंबर के प्रश्न के रूप में लिए जा सकते हैं। अक्षम शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये शारीरिक विकलांगों के लिए प्रयोग किया जाता है। विकार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बौद्धिक रूप से जो अक्षम है उनके लिए। ADHD की फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वह मानसिक समस्या जिसमें किसी भी बात समझ नहीं पाते उसे SPD कहते हैं। वह विकास जो बच्चों के विकास को प्रभावित करता है उसे ASD कहते हैं। OCD की फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अंतर्राष्ट्रीय पैरा आत्मिक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जर्मनी में है। वह विकार जिसमें बच्चों को अधिक क्रोध आता है उसे ODD कहते हैं। अब आपके एक केस अध्ययन भी आ जाता है एग्जाम में। तो यहाँ एक केस दिया हुआ है। एक शारीरिक शिक्षक अपनी कक्षा के एक बच्चे को ऑब्जर्व करता है। उस बच्चे के व्यवहार में पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव आ गए हैं। वह बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा है, वह बात बात में आक्रोशित हो जाता है तथा उस बालक का सामाजिक संपर्क भी कम होता जा रहा है। अध्यापक ने उस बच्चे से बात करने की कोशिश भी की, परंतु वह बच्चा खुलकर अपनी समस्या बताने में झिझक रहा है। तो वह बच्चा किस विकार से ग्रसित लग रहा है आपको? तो वो बच्चा ODD प्रतिरोधक विद्रोही विकार से ग्रस्त लग रहा है। तो ODD विकार के लक्षण कौन कौन से हैं? तो क्रोधी, विवादी व्यवहार, नकारात्मक सोच, जिद्दी प्रवृत्ति, ये सब ODD के लक्षण हैं। और ODD विकार के कारण क्या हैं? पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, परिवार में कोई समस्या हो, समाज से उस व्यक्ति को कुछ समस्या मिली हो, अनुवांशिक उसके परिवार के किसी सदस्य को पहले से ही समस्या हो, मनोवैज्ञानिक कारण या कोई मनोवैज्ञानिक दबाव उस बच्चे को हो जिसके कारण उसके व्यवहार में ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। तो समय रहते यदि इन समस्याओं का इलाज करवा लिया जाए तो ये समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, लेकिन समय निकल जाने के बाद फिर ये परमानेंट विकार के रूप में हमारे साथ रहती हैं। तो बच्चों, इस पाठ को मैंने विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आपको समझाया। आशा है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सभी विषयों के सेकेंड टर्म के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।